हेलो चिल्ड्रन। बच्चों, मैं आपकी हिंदी की टीचर उषा किरण। आज मैं आप लोगों के सामने क्लास 7 और क्लास 8 के बच्चों के लिए हिंदी ग्रामर लेकर उपस्थित हुई हूँ। बच्चों, आज का हम लोगों का टॉपिक है लेसन 1 का भाषा, लिपि और व्याकरण। बच्चों, एक चीज़ मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ कि यह जो वीडियो 7 और 8 दोनों क्लास के बच्चों के लिए है, तो अभी बहुत से बच्चों के पास किताब उपलब्ध नहीं है। इसलिए ग्रामर का जो टॉपिक है यह अभी जनरल चल रहा है। ये हो सकता है कि आपके लेसन 1 में ना हो, किंतु ग्रामर की बुक में थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ये सभी टॉपिक आपके बुक में उपलब्ध अवश्य होंगे। इसलिए आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। जो भी चीज़ पढ़ाया जा रहा है उसे आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और अपनी 7 के बच्चे हैं वे 7 क्लास के, और जो 8 के बच्चे हैं वो 8 की फेयर कॉपी में इसे अवश्य लिख लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं भाषा, लिपि और व्याकरण। तो बच्चों, सबसे पहला जो प्रश्न उठता है वह यह है कि भाषा किसे कहते हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने इसके पहले के क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब हम बोलकर या लिखकर अपने भावों या विचारों को व्यक्त करते हैं और दूसरों के भावों या विचारों को सुनकर या पढ़कर समझते हैं तो उसे भाषा कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों या विचारों का आदान प्रदान करते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन उठता है कि भाषा किसे कहते हैं। इसे तो हम लोग समझ गए। भाषा के कितने रूप होते हैं? तो भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। पहला है मौखिक भाषा। जब हम अपने मन के भावों या विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे भाषण या वाद विवाद में वक्ता अपने विचार को बोलकर प्रकट करता है। वक्ता समझते हैं यानी बोलने वाला। जैसे अगर कोई भाषण देता है तो उसमें क्या करता है? बोलकर अपने विचार प्रकट करता है। हम कोई वाद विवाद डिबेट करते हैं तो उसमें हम बोलकर अपने विचारों को प्रकट करते हैं। तो इस तरह जो हम बोलकर अपने विचारों को प्रकट करते हैं तो इसे हम भाषा का मौखिक रूप कहते हैं। लेकिन बच्चों, भाषा का यह रूप अस्थायी नहीं होता है। इसमें समयानुसार परिवर्तन होते रहता है। यह रूप इसका अस्थायी नहीं होता है। दूसरा है लिखित भाषा। जब हम अपने मन के भावों या विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं या पढ़कर प्रकट करते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे मान लीजिए छात्र हैं, छात्र जो अपना होमवर्क करते हैं, जो गृह कार्य करते हैं, उसे पढ़कर करते हैं या लिखकर करते हैं तो ये उनका लिखित कार्य हुआ। अब अगला प्रश्न है कि बोली किसे कहते हैं। तो बच्चों, भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहा जाता है। किसे बोली कहते हैं? भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। बोली का क्षेत्र सीमित होता है। कोई भी बोली विकसित होकर भाषा का रूप ग्रहण कर सकती है, जैसे मैथिली, ब्रज, अवधी इत्यादि। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मातृभाषा किसे कहते हैं। तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, मातृभाषा यानी माता की भाषा। बच्चा जब जन्म लेता है तो जन्म से ही अपने परिवार में जो भाषा बोली जाती है वह उसे सीखता है, और यह परिवार में जो भाषा वह सीखता है उसे ही हम मातृभाषा कहते हैं। यह भाषा सबकी अलग अलग होती है। जैसे अगर किसी बच्चे ने बंगाली परिवार में जन्म लिया है तो उस बंगाली परिवार में जन्मे बालक की मातृभाषा
बांग्ला होगी। उसी प्रकार मान लीजिए अगर किसी ने पंजाबी परिवार में जन्म लिया है तो उस बच्चे की मातृभाषा पंजाबी होगी। तो इस तरह से जो मातृभाषा होती है वह हर व्यक्ति की अलग अलग होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि मानक भाषा किसे कहते हैं। कोई भी भाषा जब विकसित होती है तो उसके ऊपर विभिन्न बोलियों और उपभाषाओं का प्रभाव रहता है। तो ऐसी स्थिति में जब उसके ऊपर अनेक बोलियों और भाषाओं का प्रभाव रहता है तो लोगों के सामने यह असमंजस की स्थिति आ जाती है कि वह भाषा के किस रूप को शुद्ध माने। तो ऐसी स्थिति में भाषा विद्वानों द्वारा भाषा का एक मानक रूप निश्चित किया जाता है जो कि सर्वसम्मत होता है, ये सभी के द्वारा स्वीकार्य होता है। तो जो विद्वानों द्वारा भाषा का मानक रूप निश्चित किया जाता है इसे ही हम मानक भाषा कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं। तो बच्चों जैसा कि नाम से स्पष्ट है, राष्ट्र की भाषा यानी देश के अधिकांश लोग जिस भाषा का प्रयोग करते हैं उस भाषा को हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। तो हमारे भारत देश की राष्ट्रभाषा क्या है बच्चों। यहाँ सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है, हिंदी। तो हमारी राष्ट्रभाषा क्या हुई, हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। अब अगला क्वेश्चन है कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया। तो बच्चों ये प्रश्न आप लोगों को, बहुत से बच्चों को पता होगा कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया। तो 14 सितंबर 1949 को यानी 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है लिपि किसे कहते हैं। लिपि किसे कहते हैं। तो प्रत्येक ध्वनि जो हम बोलते हैं उसे लिखने के लिए किसी न किसी चिन्ह की आवश्यकता होती है। तो जो ध्वनि हम बोलते हैं, उच्चारण करते हैं, उसे लिखने के लिए जिन चिन्हों की आवश्यकता होती है उसे ही हम लिपि कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ध्वनियों को लिखने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले चिन्हों को लिपि कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साहित्य किसे कहते हैं, इसके कितने रूप हैं। साहित्य किसे कहते हैं। तो ज्ञान राशि का संचित कोश ही साहित्य कहलाता है। ज्ञान राशि का संचित कोश ही साहित्य कहलाता है। यानी साहित्य के अंदर कवि, लेखक ये लोग क्या करते हैं, उनका जो ज्ञान होता है वह अपने ज्ञान को उसमें अंकित करते हैं, दूसरों के साथ शेयर करते हैं, बांटते हैं। तो वे अपने ज्ञान को जो लिखते हैं उसी ज्ञान राशि का जो संचित कोश होता है उसे हम साहित्य कहते हैं। ये साहित्य भी दो तरह के होते हैं। साहित्य के दो रूप होते हैं, गद्य साहित्य और पद्य साहित्य। जैसा कि आप लोग अपनी रीडर की बुक में पढ़ते हैं, लिखा रहता है गद्य पद्य। गद्य साहित्य के अंतर्गत हम लोग पत्र हुआ, निबंध हुआ, कहानी हुआ, जीवनी हुआ, ये सब गद्य साहित्य के अंतर्गत आता है। और पद्य साहित्य के अंतर्गत हम लोग कविता, दोहा ये सब पढ़ते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन है कि व्याकरण किसे कहते हैं। बच्चों ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है कि व्याकरण किसे कहते हैं। तो व्याकरण वह शास्त्र है जो कि हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। इसके द्वारा ही हम भाषा को शुद्ध शुद्ध लिखना, बोलना और प्रयोग करना सीखते हैं। तो बच्चों व्याकरण ही वह माध्यम है जो हमें किसी भी भाषा को शुद्ध शुद्ध लिखना, बोलना और उसका प्रयोग करना सिखाता है।
अगर व्याकरण न हो तो हमें किसी भी भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान प्राप्त नहीं होगा और हम उसका सही सही प्रयोग करना नहीं सीख पाएंगे। तो बच्चों, आज मैंने आप लोगों को लेसन 1 जो था पाठ 1 भाषा, लिपि और व्याकरण, उससे मुख्य ये 10 क्वेश्चन आप लोगों के सामने प्रस्तुत किए हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये 10 क्वेश्चन अच्छे से समझ आ जाएंगे और इन सारे प्रश्नों को आप लोग समझकर और अपनी अपने वर्ग की फेयर कॉपी में इसे अवश्य नोट कर लेंगे, क्योंकि जब विद्यालय आपका खुलेगा तो पुनः इन पाठों को पढ़ाया नहीं जाएगा, आगे की पढ़ाई होगी। इसलिए जो भी चीज़ पढ़ाया जा रहा है उसे आप लोग ध्यान से पढ़िए, समझिए और अपनी फेयर कॉपी में नोट कर लीजिए, ताकि आपको आगे कोई भी दिक्कत न हो। मैं शीघ्र ही आप लोगों के सामने अगले टॉपिक को लेके प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए बच्चों, आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।